सेना में जाना एक अपने आप में आत्मसम्मान और गौरव का विषय होता है, और ख़ास तौर पर भारतीय सेना में जाने के लिए। और भारतीय सेना में काम करने का एक अपना अनुभव होता है, और उसके बाद भी जो व्यक्ति सेना में जाता है उपयोगी बना रहता है, फिटनेस के दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से। तो भारतीय सेना में जाने के लिए युवा क्या कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जाने के, कैसी तैयारी करना चाहिए, और सेना में जाने के बाद उनके जो प्रोन्नति के अवसर हैं वो किस तरीके के हैं, इन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इन सब बातों को बताने के लिए, आपका मार्ग आसान करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में उपस्थित हैं लखन सिंह यादव, जो कि फोर्स एकेडमी के मार्गदर्शक हैं और निदेशक भी हैं। लखन जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लखन जी, सेना का नाम आते ही एकदम रोमांचित हो जाता है शरीर, और ख़ासतौर पर जब भारतीय सेना की बात आती है तो हर युवा जाने के लिए उत्सुक रहता है, ना केवल इसलिए कि वो देश की रक्षा करना चाहता है, बल्कि इसलिए भी कि जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मातृभूमि की सेवा हमेशा से हिंदुस्तानियों के रग रग में रही है, और उस सेवा के दृष्टिकोण से ही युवाओं के खून में वो गर्मजोशी रहती है। उसी वजह से युवा आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो समय होता है आर्मी ज्वाइन करने का, उसमें बच्चा कैरियर के बारे में जितना सोचता है उतना ही देश सेवा के बारे में सोचता है, और उसे सही समय पर अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो राहें काफ़ी आसान हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बच्चा सही समय पर सही तैयारी शुरू कर दे, और दूसरा उसको आयाम भी पता हो कि किन विषयों के साथ बच्चा यदि 12th करता है तो वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से, तीनों सेगमेंट्स में से कौन से सेगमेंट को किस पद पर ज्वाइन कर सकता है। लखन जी, जब भर्ती की बात आती है तो मेरे ख्याल से 2 लेवल इसके लिए हैं। एक तो बिल्कुल यूनिट लेवल से, जिसको आप सिपाही सोल्जर्स एंट्री कहते हैं, और दूसरी जो होती है वो ऑफिसर्स लेवल पर, जैसे जो NDA या CDS के थ्रू जाते हैं। जी, तो इन दोनों के बारे में हमारे युवाओं को बताइए आप। यदि हम शुरू करें सोल्जर्स एंट्री से, तो इसमें युवाओं को 10th पास से ही मौका मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। और ना सिर्फ आर्मी में, जबकि आर्मी के साथ साथ नेवी में भी 10th पास बच्चा जा सकता है। अगर वो सोल्जर एंट्री की बात करें, नेवी में उसे सेलर कहा जाता है। अच्छा। और एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो एयरफोर्स में यदि आपको एयरमैन बनना है तो आप 12th क्लास से जा सकते हैं। अब परसेप्शन ये होता है कि एयरफोर्स में सिर्फ वही बच्चा जा सकता है जिसने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पढ़ाई की हो, जबकि ऐसा नहीं है। एयरफोर्स में यदि आपको सोल्जर के रूप में एंट्री करना है, एयरमैन के रूप में एंट्री करना है, तो वहाँ 2 ग्रुप होते हैं, जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप यानी कि साइंस स्ट्रीम, और एयरफोर्स वाई ग्रुप यानी कि नॉन साइंस स्ट्रीम। ओके। तो दोनों एंट्री से बच्चा ज्वाइन हो सकता है। वाई ग्रुप के लिए आपका 12th क्लास, चाहे मैथमेटिक्स रहा हो, बायोलॉजी रहा हो, या फिर कॉमर्स रहा हो, इवन आर्ट्स का बच्चा भी, एग्रीकल्चर का बच्चा भी वाई ग्रुप के लिए तैयारी कर सकता है। और एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि बच्चों को जब पता होगा तो अप्लाई करेंगे, और हालांकि जागरूकता आ भी रही है और बच्चे कर भी रहे हैं। लखन जी, हमने अक्सर सुना है CDS और NDA के बारे में, तो ये क्या होते हैं और किस तरीके का ये जो रिक्रूटमेंट का तरीका है इन दोनों के माध्यम से, उनके बारे में बताइए हमें। सोल्जर्स की एंट्री अपने आप में एक अलग विषय होता है, और ऑफिसर्स की एंट्री अलग विषय होता है, क्योंकि दोनों से अलग अलग कार्यक्षेत्र में अलग अलग उम्मीदें होती हैं। तो जब भी सेना में अधिकारी चयन की बात होती है तो उसके लिए 3 मुख्य परीक्षाएं होती है। पहला NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, दूसरा CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। NDA CDS दोनों का आयोजन UPSC कराता है। और तीसरा एक और एग्जाम होता है जिसको हम FCAT कहते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसका आयोजन एयरफोर्स अपने लेवल पर करवाता है। NDA और CDS की जो परीक्षाएं हैं, इनमें पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। ये एक ही दिन में होने वाली परीक्षा है। NDA की यदि हम बात करें, सिलसिलेवार हम बात करते हैं, तो NDA में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स होता है और दूसरा पेपर GAT होता है। जी। अब यहाँ भी एक अच्छी बात यह है कि NDA की परीक्षा देने की पात्रता भी सभी स्ट्रीम के बच्चों को है। बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी बच्चे NDA की परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि NDA के थ्रू जिन्हें नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी बनना है, उनके लिए PCM सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और बाकी दूसरे स्ट्रीम के बच्चे वो सिर्फ आर्मी में ही जा सकते हैं। ऐसा ही CDS के लिए अगर देखा जाए तो CDS के एग्ज़ाम में
अगर हम OTA की बात करें, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ओपन है और उसमें भी सिर्फ 2 पेपर होते हैं। पहला इंग्लिश होता है और दूसरा जनरल स्टडीज़ होता है। यदि हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 3 पेपर होते हैं। पहला इंग्लिश, GS और तीसरा मैथमेटिक्स। और अब तो NDA में भी गर्ल्स की एंट्री होने लगी है जी। तो सभी के लिए रास्ते बड़े आसान हैं और खुले हुए हैं। तो ये 2 एग्ज़ाम है जो NDA और CDS हैं, इनके लिए जो शैक्षिक योग्यता है और आयु की सीमा है वो कितनी होती है? NDA की यदि हम बात करें तो इसमें जो अधिकतम आयु सीमा है ज्वाइनिंग के समय 19.5 होना चाहिए। पेरेंट्स को ये लगता है कि NDA परीक्षा देने की उम्र ही 19.5 है, जबकि वो 19.6 जो है वो ज्वाइनिंग के समय की। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा की अगर तैयारी करना है तो आपको कम से कम 10th के बाद तो शुरू करना ही पड़ेगा। जनरली अगर फौज में अफसर बनना है तो तैयारी आप 9 से ही शुरू कर दीजिए, पर अगर आपने 9-10 से नहीं किया है तो आप कम से कम 10th के बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। 11th और 12th दोनों के साथ में अगर तैयारी करेंगे तो वो जो फ्रेमवर्क है 16.5 वर्ष के बाद में चूंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि बच्चा जब 12th क्लास में होता है तब वो एग्ज़ाम भी दे पाता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th बाद में पास होते हैं, पहले NDA पास हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा उचित होगा कि आप 10th के बाद से ही NDA की प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि 12th पास होने के बाद आयु सीमा क्रॉस करने का एक माध्यम रहता है, आयु सीमा क्रॉस हो जाती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। साथ ही CDS की अगर हम बात करते हैं तो CDS में जो अधिकतम आयु सीमा है वो 24 से 25 वर्ष तक होती है और इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन होती है। अच्छा। यहाँ भी वही विषय है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो परीक्षा दे सकता है, पर चूंकि अपर एज लिमिट एक बहुत बड़ा बार है और कई बार बच्चे तैयारी में अगर कमी रह जाती है, मान लीजिए एक अटेम्प्ट में नहीं दिया तो उसके पास दूसरा अटेम्प्ट होगा या फिर नहीं होगा, इस बात की चिंता अगर पहले से रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो परीक्षा होती है, जो परीक्षा का पैटर्न है जी, वो किस तरीके का होता है, किस तरीके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं और फिर उनका जो वर्गीकरण है कि रीजनिंग कितना आएगा, मैथमेटिक्स कितना आएगा, अंग्रेजी कितना आएगा, इसके बारे में भी हमारे युवाओं को आप बताइए। NDA की जो परीक्षा होती है इसमें प्रथम पेपर मैथमेटिक्स होता है और इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। और 300 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और जो मैथमेटिक्स का लेवल होता है वो 11th और 12th का स्टैंडर्ड ही होता है। अगर बच्चा 11-12 की NCERT अच्छे से कर रहा है और साथ ही एक कोई रेफरेंस बुक लगा लेता है तो निश्चित तौर पर उसका NDA के मैथमेटिक्स का पेपर बन जाता है। ओके। NDA का जो सेकंड पेपर होता है GAT जिसको हम कहते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं और इंग्लिश भी सामान्य होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। और बाकी जो 100 क्वेश्चंस GAT में बचते हैं, GAT का ओवरऑल पेपर 150 क्वेश्चंस का होता है जिसमें से 50 का इंग्लिश हो जाता है और बचे हुए 100 क्वेश्चंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब पूछता है। अलग अलग हिस्सों में बटा होता है, पर जो लेवल होता है वो 10th लेवल ही होता है। तो बच्चा अगर गहराई से अध्ययन करके जाता है तो NDA की परीक्षा जो है बहुत मुश्किल नहीं है। और अब बात करते हैं CDS। तो CDS का क्या लेवल होता है? CDS में वो आपसे उम्मीद करता है, चूंकि बच्चे की उम्र काफ़ी हो चुकी होती है, वो ग्रेजुएट हो चुका होता है, तो उससे उसी परिप्रेक्ष्य में उम्मीदें की जाती हैं। अच्छा। और ज़्यादा फोकस एक तो इंग्लिश, उसमें पूरा पेपर ही इंग्लिश होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 नंबर से भी कम का होता है। और दूसरा जो GS का पेपर होता है उसमें भी आपका ज्योग्राफी और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, चूंकि बच्चा CDS का एग्जाम दे करके या फिर NDA का एग्जाम दे करके सीधे ऑफिसर बन रहा है तो उसको देश दुनिया में क्या चल रहा है इसका ज्ञान होना परम आवश्यक। तो CDS की परीक्षा में थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस की जो अपेक्षा है वो ज़्यादा गहराई से होती है। बच्चे अगर रोज़ अखबार पढ़ेंगे या फिर आपके कार्यक्रम सुनेंगे तो इससे बहुत ज्ञान मिलता है और ये सारी चीज़ें वहाँ काम भी आती हैं। अच्छा, ये जो दोनों परीक्षाएं हैं NDA और CDS, जी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं या डिस्क्रिप्टिव होते हैं? दोनों ही परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और एक ही दिन में हो जाती, बड़ी बात यह है। तो जैसे NDA का पेपर होता है तो उसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है, पहला शिफ्ट मैथमेटिक्स हो जाता है, दूसरा GAT हो जाता है, एक ही दिन में एग्जाम खत्म हो जाती है। जी। CDS में भी तीनों पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं। बस इंटरव्यू इसमें मेन रहता है, तो अगर आप इंटरव्यू भी क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे तो बच्चों के ज़्यादा सवाल क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ तक फिजिकल फिटनेस की बात है तो चाहे सोल्जर लेवल पर एंट्री हो या ऑफिसर्स लेवल पर, जी, ये दोनों जगह एक कैंडिडेट को अपना करके बताना पड़ता होगा कि वो फिजिकली फिट है एकदम। फौज का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो फिजिकली फिट तो आपको होना ही पड़ेगा, पर दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। अच्छा। जहाँ सोल्जर्स की एंट्री के लिए आप जाते हैं तो 1600 मीटर की जो दौड़ होती है वो कंपलसरी होती है, उसको आपको पास करना ही होता है। ऑफिसर्स के सिलेक्शन में दौड़ का कोई महत्व नहीं होता है,
वहाँ सारे जो टास्क होते हैं, ग्राउंड टास्क जो होते हैं, वो सब मेंटल टास्क होते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप चीज़ों को किस प्रकार से हैंडल कर सकते बिल्कुल हैं। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूँ। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है और जब आपको तुरंत कोई निर्णय लेना होता है कि हमारा अगला सेकंड क्या होने वाला है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर मानसिक तौर पर बड़े हार्ड एग्जामिनेशन होता है, जो मेंटली टफनेस जो टेस्ट की जाती है फौज में। तो उसी को तो साहस कहा जाता है। जब सिचुएशन, जब कंडीशंस आपके पक्ष में हो, उस समय का लिया गया साहस थोड़ी ना होता है। बिल्कुल ठीक। आप विपरीत परिस्थितियों में कितने साहस के साथ में कितने सही डिसीजन लेते हैं और कितना जल्दी लेते हैं, ये चीजें मायने रखती जी, है। और ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा सर्विस है जिसमें आपके हाथ में जिंदा लोग दिए जाते हैं और वो आपकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो आपके पास गलत निर्णय लेने की संभावना जो है वह, या जो ऑप्शन है, वो बिल्कुल होता ही नहीं है। आपको जो भी निर्णय लेना है बिल्कुल सही निर्णय लेना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने लखन जी बताई और हमारे युवा इससे प्रेरित होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये कब तय कर लेना चाहिए एक विद्यार्थी को, एक युवा को, कि वो भारतीय सेना में जाना चाहता है। अब स्कूल के दौरान से ही यदि अवेयर रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि सीडीएस एक सेकंड ऑप्शन है जी। अगर हम शुरू से लक्ष्य बनाएंगे कि हमें सीडीएस के थ्रू ही जाना है, तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। जबकि सीडीएस से पहले एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, जो कि 12th के दौरान ही होता है। तो सामान्यतः 8th के बाद हमें इस विषय में सोचना शुरू कर देना चाहिए। और जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, उनको आप 9 से स्ट्रांग करते चलिए। साथ में विविध भारती के कार्यक्रम सुनिए, जो समाचार आते हैं उन्हें सुनिए, या फिर डीडी न्यूज़ पर आप रोज समाचार देखिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। एक युवा को, एक विद्यार्थी को जो एस्पिरेंट्स है भारतीय सेना में जाने का, इंडियन डिफेंस में, कितने घंटे की पढ़ाई जो योजनाबद्ध तरीके से वो कर रहा है पर्याप्त होती है? ये विद्यार्थी से विद्यार्थी में अलग अलग होती है। मायने रखता है कि आप कितना घंटा पढ़ करके कितना आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा। अगर आप 12 घंटे हाथ में किताब लेके बैठे हैं और टेस्ट में मार्क्स आपके फिर भी बहुत कम आ रहे हैं, तो 12 घंटे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप कम समय पढ़ करके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी कम से कम 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई होना है। अगर आपको क्वालिफाई होना तो ये दोनों लेवल पर लागू होता है, सोल्जर लेवल की एंट्री एग्जामिनेशन के ऊपर और जो सीडीएस एनडी है उनके लिए भी? दोनों की परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है। तो सोल्जर्स के लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान है, बहुत आसान तो नहीं कह सकते जी, क्योंकि उसमें बच्चे का लेवल भी 10th पास ही होता है। पर एनडीए सीडीएस की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ाई में आपका ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस जितना अच्छा होगा, आपके अंदर जो दिमाग है वो कितना काम करता है, ये मायने रखता है। तो लखन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को जो भारतीय सेना में जाने के लिए तत्पर बैठे हैं? क्या करना चाहिए उनको? अच्छी किताबें पढ़ें। हम लोगों ने सिर्फ हमारे ज्ञान का जरिया जो है सिर्फ सोशल मीडिया को ही बना लिया है, और उसमें जो दूसरा देता है उतना ही हमारे पास में आता है, और उससे हमारा इमेजिनेशन है जो कहीं ना कहीं रुक रहा है, हिंडर हो रहा है। अच्छी पढ़ने की आदत अगर होगी तो निश्चित तौर पर हमारा इमेजिनेशन अच्छा होगा, हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, और डिफेंस फोर्सेस में अफसर वही चुने जाते हैं जिनके आइडियाज़ में रिचनेस होती है। तो रिचनेस ऑफ द आइडियाज़ बड़ा ज़रूरी है। आपके विचारों में जितनी परिपक्वता होगी, आप उतने अफसर बनने के काबिल होंगे। बिल्कुल ठीक। तो युवाओं, मैं आपसे आह्वान करता हूं आकाशवाणी की तरफ से कि आप मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहिए, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहिए, और भारतीय सेना जैसा गौरव कहीं और हासिल नहीं हो सकता। आप जाइए, भारतीय सेना आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, आप आए और हमारे नौजवानों को, भारतीय युवाओं को आपने सेना में जाने के लिए प्रेरित किया और उनको बताया कि कैसे वो इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद सर।